अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा? सेकंड ईयर केमिस्ट्री, खैरियत से हो? ठीक ठाक हो? उम्मीद है कि जो लास्ट टाइम चीज़ें पढ़ी थी, उम्मीद है कि वो आपने क्लियर कर ली होंगी अपने माइंड में, उनको अच्छे तरीके से याद कर लिया होगा, उनको प्रैक्टिस कर लिया होगा। ये बातें आपको पता है कि अभी मैंने शुरू में ही आपसे ये इजाज़त ली थी कि चैप्टर 8 और चैप्टर 9 दीज आर काइंड ऑफ बेसिक्स। चैप्टर 8 में हम एलिफेटिक्स की बेसिक्स को देखते हैं और चैप्टर 9 में हम एरोमेटिक्स की बेसिक्स को देखते हैं। फिर इन्हीं चैप्टर्स की बिना पे आपके नेक्स्ट जो चैप्टर हैं, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12, 13, वहाँ तक बात जाएगी। इसलिए थोड़ा सा इनको ज़रा एक्स्ट्रा टाइम दे के माइंड में क्लियर कर लें, जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर कर लें। एलिफेटिक्स तो बड़े अच्छे तरीके से हो गया था और मुझे उम्मीद है कि आपने वो कर भी लिया होगा। एरोमेटिक्स की तरफ हम आगे थे और लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इसका नोमेनक्लेचर के पॉइंट्स, और वो चीज़ें एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों के जहन में चीज़ें रिवाइज़ हो जाएं। हमने उसमें ये बात की थी कि मिसाल के तौर पे अगर बेंजीन है और बेंजीन में एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है, सबसे पहले तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा ना, जिसको हम कहते हैं, फिर अगर एक हाइड्रोजन निकला हो तो C6H5 और इसको हम क्या कहते हैं, फिनाइल। जब इस फिनाइल के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, कोई आ जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, तो हम इसको क्या कहते हैं, एराइल। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन इज कॉल्ड एराइल। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये जनाब आपके सामने एक अदद बेंजीन मौजूद है। अगर इसके ऊपर एक सब्स्टिट्यूशन हो अगर इसके ऊपर, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं। आप सिंपल उसका नाम देंगे सब्स्टिट्यूशन का और पोजीशन बताने की जरूरत। मिसाल के तौर पे अगर Cl लगा हुआ है तो आप इसको कहते हैं कि ये क्या है, क्लोरोबेंजीन। बस बात ही खत्म। एक की पोजीशन नहीं बताते हम, एक की पोजीशन बताने की जरूरत नहीं। देखे ना, यही बात कैक्यूल ने अपने स्ट्रक्चर के स्पोर्ट में की थी। उसने कहा कि जी बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है डेट इज साइक्लिक, मतलब आप एक पोजीशन जब लगी हो तो आप उसको जहां मर्जी से काउंट करें वो वन पोजीशन पे रहेगा, चाहे इधर से काउंट करें चाहे इधर से काउंट करें। तो इसलिए फिर आपको पोजीशन बताने की जरूरत नहीं पड़ती व्हेन देयर इज वन सब्स्टिट्यूशन। तो मामला उस वक्त होता है जब दूसरी सब्स्टिट्यूशन हो। जब दूसरी सब्स्टिट्यूशन आए तो डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ जी बताएं जी अब काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी। तो उसके केस में हमारे पास चीज़ें थी और वो ये थी कि मिसाल के तौर पे अगर सब्स्टिट्यूशन हो जाए अल्कोहल की, तो हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें आ रही थी। एक पॉइंट नंबर जो था लास्ट वाला, जो कि मैंने पहले डिस्कस किया था ज़रूरत के मुताबिक, और एक पॉइंट नंबर था 4 वाला। दो चीज़ें आ रही। एक आप देखेंगे कि क्या इसके अंदर कोई स्पेशल ग्रुप लगा हुआ है। पॉइंट नंबर 4 की बात कर रहा हूँ अब इस वक्त। क्या इसके अंदर कोई स्पेशल ग्रुप लगा हुआ है, कोई स्पेशल सब्स्टिट्यूएंट है? कुछ सब्स्टिट्यूएंट है जैसे कुछ बच्चे स्पेशल होते हैं, ऐसे सब्स्टिट्यूएंट भी स्पेशल होते हैं। क्या इसमें कोई स्पेशल सब्स्टिट्यूएंट लगा? अब वो उनकी एक लिस्ट थी पूरी। क्या मुझे उम्मीद है कि आपने ये याद कर ली होगी, पेज नंबर 172 के ऊपर जो फिगर के नीचे बनी हुई थी पॉइंट नंबर 4, COOH CN। दोबारा एक बार लिख भी देता हूँ, ये याद कर लीजिएगा, COH CN, उसके बाद CHO, उसके बाद एसिटाइल। मैंने आपको बताया था इसका नाम क्या होता है, एसिटाइल। इसी तरह आगे मज़ीद फर्दर चलते थे, NH2OH और लास्ट में आके R, सिंपल अल्काइल। तो आपने ये देखना है कि क्या इसके अंदर कोई सब्स्टिट्यूएंट जो लगे हुए हैं, क्या इनमें से कोई है, स्पेशल ग्रुप्स में से कोई है? अगर वो स्पेशल ग्रुप्स में से होगा तो यू विल स्टार्ट द काउंटिंग फ्रॉम देयर। ठीक हो गया? मिसाल के तौर पे यहाँ पे लगाओ हाइड्रोक्सिल और इधर लगाओ क्लोरो। अब बताएं कि पोजीशन काउंटिंग जो है वो Cl से स्टार्ट करूं या OH से स्टार्ट करूं? तो द रूल इज कि काउंटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम OH। क्लियर होगी कि बात? स्पेशल ग्रुप लगा हुआ है और इसकी भी प्रायोरिटी ग्रुप इसको कहते हैं। प्रायोरिटी ग्रुप में ये भी इनकी अपनी आपस की भी प्रायोरिटी। मिसाल के तौर पे अगर एक जगह CHO भी लगा हुआ है और COH भी लिखा हुआ है, चलें इसकी भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे COOH भी लगाओ और CHO भी लगाओ, इसका मतलब क्या, ये है एसिटिक एसिड और ये है एल्डिहाइड। तो आप काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यू विल स्टार्ट द काउंटिंग फ्रॉम हेयर।
विच इज़ मोर प्रियर, जो ज़्यादा प्रियोरिटी वाला ग्रुप है। एक पॉइंट ये था। फिर हमने ये देखा कि हमने बहुत सारी चीज़ों के स्पेशल नाम भी रखे हुए, मिसाल के तौर पे अब अगर इसी की बात कर लूँ, अब C डबल बॉन्ड OH लगा हुआ है तो इसका नाम है बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे कि काउंटिंग तो स्टार्ट कर ही रहे हैं, उसका जब नाम रखा जाएगा तो दैट नेम विल बी ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्पेशल ग्रुप, क्लियर, जो आपने स्पेशल नाम रखा हो। तो इसमें आप लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर Cl लगाओ तो काउंटिंग स्टार्ट होगी यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो मैं इसको क्या कहूँगा, मैं कहूँगा 3 क्लोरो बेंजोइक एसिड। मुश्किल है इसमें, क्लियर जी। बेंजोइक एसिड ये था ना, C डबल बॉन्ड OH जो है ये लगा हो तो इसको कहते हैं ये बेंजोइक एसिड है, और Cl लगा तो 3 क्लोरो पोजीशन पर वो लगा हो, क्लियर होगी जी बात। ओके, और अब हमारी इसमें क्या बात हुई थी, और हाँ जी, फिर ये एक बात थी कि अगर जनाब ना कोई स्पेशल नेम दिया जा सकता हो, ना कोई प्रायोरिटी ग्रुप हो, तो अब क्या करेंगे, अब आपने कैसे जाना है, अब आपने जाना है इसको अल्फ़ाबेटिकली। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे एक ग्रुप लगा हुआ है Cl और एक ग्रुप लगा हुआ है Br, तो अब आपने इसको कैसे देखना है, अब आपने इसको देखना है अल्फ़ाबेटिकली। पहले क्या आता है, पहले आता है ब्रोमो, लास्ट में क्या आता है, लास्ट में आता है क्लोरो। तो इसका नाम रखा जाएगा, इस बेंजीन का नाम रखा जाएगा क्लोरो पे, क्लोरो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन। तो काउंटिंग स्टार्ट होगी यहाँ से 1 2 3, यानी कि यू विल गेट 3 ब्रोमो क्लोरो बेंजीन, क्लियर जी। मुश्किल नहीं है, लेकिन चूंकि नई चीज़ है तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, थोड़ा सा टाइम देके एक्स्ट्रा इसको मेहनत करके कर लें। अगर किसी किस्म का कोई इशू है तो ऑब्वियसली यू कैन कॉल मी, आप ऑफिशियल नंबर पर रब्ता कर लें, व्हाट्सअप कर लें, बच्चे पिक्स लेके उसकी भेज देते हैं जो उनको प्रॉब्लम होता है, इस तरह की जो भी चीज़ हो वो डिस्कस की जा सकती है। उसके बाद हमने नया टॉपिक देखा था और वो था कि जी बेंजीन के बारे में ज़रा स्पेसिफिकली आएँ कि बेंजीन क्या करती फिर है। फिर हमने देखा कि उसका एम्पिरिकल फार्मूला निकाला, फिर हमने उसका मॉलिक्यूल निकाला, हमें पता चला कि उसका जो मॉलिक्यूल मैथ है वो 78.108 के करीब बनता है। तो उस मैथ के लिहाज से फिर इसके स्ट्रक्चर प्रपोज करने शुरू हुए। अब ये बात तो कंफर्म थी कि C6H6 का जो स्ट्रक्चर है, ये बात ये अल्केन या अल्कीन या अल्काइन का किसी एक का स्ट्रक्चर नहीं होगा, ये किसी एक का नहीं होगा, ये मिक्सचर होगा कोई ना कोई। क्योंकि देखें ना CnH2n+2 ये होता है अल्केन का, CnH2n ये होता है अल्कीन का, CnH2n-2, तो वो इनमें से किसी भी फार्मूले पे पूरा नहीं उतरता। तो इसलिए फिर डिफरेंट प्रपोजल आया, आपने वो यकीनन देख लिए होंगे। लास्ट में द बेस्ट प्रपोजल वाज ऑफ द कैक्यूल। कैक्यूल ने हमें ये स्ट्रक्चर दिया था, उसने कहा कि बेंजीन इज़ अ 6 कार्बन मेंबर रिंग, और ये 6 कार्बन मेंबर हैं, और ये किस फॉर्म में, ये एक्चुअली रिंग की फॉर्म में, ये साइक्लिक फॉर्म में है, ये ओपन चेन नहीं है। फिर उसने एक बात और कही कि यहाँ पे इसमें 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड, इसको कहते हैं अल्टरनेट, देखो ना, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इसलिए इसको कहते हैं अल्टरनेट डबल बॉन्ड। फिर उसने अपनी इस बात की स्पोर्ट के अंदर पॉइंट पेज नंबर 174 के ऊपर पॉइंट्स पेश किए, और वो पॉइंट्स बिल्कुल ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स थे। मिसाल उसने कहा कि जी देखें ये बेंजीन ओनली गिव्स 1 सब्स्टिट्यूशन जो प्रोडक्ट है, अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो तो उसका जो एक ही टाइप ऑफ प्रोडक्ट मिलती। फिर दूसरी टाइप ऑफ बताया कि दैट कैन बी ओनली ऑफ 3 टाइप्स। अगर मिसाल के तौर पे डाई सब्स्टिट्यूशन आ जाए, बेंजीन में डाई सब्स्टिट्यूशन आ जाए, तो एक अगर सब्स्टिट्यूशन यहाँ लगी हुई है पहले से, अब एक सब्स्टिट्यूशन और आई है, तो ज़रा गौर करें, या तो वो यहाँ आ सकता है, अगर यहाँ आएगा तो मैं क्या कहूँगा, और 2 हो गया। अच्छा, यहाँ आएगा तो क्या कहूँगा, मेटा हो गया। यहाँ आएगा तो क्या कहूँगा, पैरा हो गया। 3 टाइप्स होगी, 3 टाइप ऑफ प्रोडक्ट होगी। अच्छा, अगली बात देखिए, अगर यहाँ आ जाए तो क्या होगा, तो ये भी तो मेटा ही है, ये भी मेटा ही है। अगर यहाँ आ जाए तो क्या होगा, ये भी और 2 ही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऊपर के सब्स्टिट्यूएंट को, जो मेन सब्स्टिट्यूएंट है जिसको आप पॉइंट नंबर 1 मान रहे हैं, आप उसके लेफ्ट राइट को देखेंगे और 2 पोजीशन, नीचे को देखेंगे दोनों साइड को मेटा पोजीशन, और लास्ट में पैरा,
क्लियर होगी जी बात। इसलिए उसने कहा कि 3 टाइप ऑफ प्रोडक्ट देता है। फिर उसने कहा कि इसमें आप हाइड्रोजन भी ऐड करें, साइक्लोहेक्सेन बना दें, आप इसमें हैलोजन ऐड करें, आप उसको हेक्साक्लोरोस बना दें, साइक्लोहेक्सेन बना दें। क्लियर होगी बात। उसके बाद नेक्स्ट जो बात थी वो ये थी, पेज नंबर 175 से हमने स्टार्ट करना था, और वो थी उसकी एक्सरे स्टडीज़ के लिहाज से। इसमें एक्चुअली 2 MCQs हैं। वो ये कि एक तो एंगल तो आपको पता है इसका 180 120 होता है, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। सिर्फ जो नई बातें हैं ना, जो 2 होंगी जो अंडरलाइन करनी है आपने, वो ये कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है डैट इज़ 1.397 एंगस्ट्रॉम, और कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है डैट इज़ 1.09, और दूसरी क्या है 1.09 एंगस्ट्रॉम। ये किसकी है? ये है कार्बन कार्बन की, ये है कार्बन हाइड्रोजन। ये एक्सरे स्टडीज़ ने हमें दी हैं। इसका मतलब क्या है? ये देखें ना, ये था ना बेंजीन, तो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, 2 कार्बन्स के दरमियान में बॉन्ड लेंथ क्या है? ये, और एक कार्बन और एक हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड लेंथ क्या है? ये हाइड्रोजन लगा हुआ ना, ये क्या है? यहाँ पे भी इसी तरह हाइड्रोजन, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो ये वाले क्या है? ये बॉन्ड लेंथ क्या है? ये 1.09 एंगस्ट्रॉम। क्लियर जी बात। और एंगल क्या बनता है? यस, ये एंगल देखें जरा, ये एंगल बनता है 120, ये ट्रायंगुलर शेप बनती है ऐसे करके। ये एंगल क्या है? 120। ये पीछे पढ़ के आए हो आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन में, वैसे आगे भी ये भी बात होती है हाइब्रिडाइजेशन की। क्लियर होगी जी बात। इसको ज़रा MCQs के हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से जेन में रख लेना, एक्सेल स्टडीज़ को, ठीक है। अब आए इसके ऑब्जेक्शन टू कैक्यूल फार्मूला। इसके ऊपर कुछ एक ऑब्जेक्शंस भी आए थे, कुछ एक। अब मिसाल के तौर पे एक इसके ऊपर जो ऑब्जेक्शन आया वो ये है कि वो कहता है कि इसका आपने ये तो बता दिया कि जी डबल बॉन्ड इसके अंदर है, लेकिन ये बहुत सारी करैक्टरिस्टिक्स जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाली भी रखता है। इसकी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाली भी बहुत सारी प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद ये कहता है कि जी ये जो ज़्यादातर इसकी कोशिश होती है ना बेंजीन की, ये सब्स्टिट्यूशन की तरफ ज़्यादा जाता है, एडिशन की तरफ नहीं जाता। तो उसने कहा कि अगर आपने इसमें बताया कि जी डबल बॉन्ड है तो इसको एडिशन भी तो शो करना चाहिए, लेकिन ये ज़्यादातर जाता है किसकी तरफ? सब्स्टिट्यूशन की तरफ। इसको भी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से जेन में रखिएगा। नेक्स्ट है मॉडर्न कंसेप्ट अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एंड दैट इज़ एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी। एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाया करता है, हालांकि मुश्किल कुछ भी नहीं इसमें। पॉइंट्स हैं इसके कुछ सिंपल से, मिसाल के तौर पे। अब सबसे पहला क्या है? एक तो ये है कि इसमें जो 6 कार्बन है दीज आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये जो 6 कार्बन है ये क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो sp2 हाइब्रिडाइज का स्ट्रक्चर क्या होता है भला? याद करें, क्या उसका स्ट्रक्चर ये नहीं होता? यूं, ये हो गया एक कार्बन। अच्छा, अब आगे देखें, ये हो गया जनाब दूसरा कार्बन, ये हो गया जनाब अली तीसरा कार्बन। ज़रा गौर से देखते जाएं कि मैं ये डायग्राम, ये फिगर कैसे बना रहा हूँ। यहाँ तक आ गया? ठीक है, थोड़ा सा इसको यूं करता हूँ। अब देखें, यहाँ पे एक कार्बन आ गया ये वाला, एक कार्बन आ गया ये वाला, एक कार्बन आ गया ये वाला। अब एक कार्बन आना है और वो आना है यहाँ पे, और उसको स्ट्रक्चर यूँ बना देता हूँ। एक इधर आ गया और ये एक इधर आ गया और ये एक इसकी तरफ चला जाएगा। यहाँ पे जो कार्बन मौजूद है ये अब क्या करेगा? ये एक ओवरलैपिंग इसके साथ। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, मुश्किल इसमें कुछ नहीं। ये देखें ज़रा, यूँ हो गया। अब आना है जनाब एक कार्बन यहाँ पे, थोड़ा सा सेंटर में बनाता हूँ ताकि ज़रा, एक कार्बन आना है यहाँ पे और ये होगी इसके साथ ओवरलैपिंग और ये होगी इसके साथ। लें जी, अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें और अगर मैं कामयाब हुआ हूँ सही बनाने में, तो इसका जो स्ट्रक्चर बना है ना, ये कुछ इस तरह का बना है। वहाँ पे ज़रा रश पड़ा हुआ है, तो मैं अगर यूँ करके ओपन करके बना के दिखाऊँ तो आपको ज़्यादा बेहतर लगेगा। ये देखिए, देखो एक कार्बन, ये हैं जनाब दूसरे 2 कार्बन, ये दोनों, एक कार्बन दूसरा कार्बन, और इसी तरह ये नीचे वाले 2 कार्बन,
ये वाले हाईलाइट कर देता हूँ मज़ीद, और एक लास्ट में ये वाला कार्बन, 6 कार्बन, और सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब फर्दर इसके साथ क्या होता है देखें ज़रा, यहाँ पे आके लग जाता है हाइड्रोजन, 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 6 हाइड्रोजन भी लगे, 6 कार्बन भी हो गए, 6 हाइड्रोजन भी लगे। अगर याद करो आपने जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी तो इस स्ट्रक्चर के लिए जो अब तक बना है, इसके लिए एक हमने वर्ड यूज़ किया था, ये सिग्मा फ्रेमवर्क है ये इसका। अभी तक हमने इसके अंदर पाई बॉन्ड नहीं बनाया, ये इसका क्या है, सिग्मा फ्रेमवर्क। अब इसके अंदर जो हाइब्रिडाइज याद करें ना, अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक ऑर्बिटल था जो कि अनहाइब्रिडाइज था, और वो कौन सा था, 2pz। 2pz ऑर्बिटल वाज अनहाइब्रिडाइज्ड। तो अब वैसे जेन में आ जाना चाहिए आपके, लेकिन चलें मैं एक दफ़ा दोबारा बना के दिखा देता हूँ आपको। जो फिगर मैंने उस वक्त बनाई थी, ये देखें, यही फिगर बनाई थी। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मौजूद हैं। ये कौन से हैं, ये ओवरलैपिंग करते हैं। अब इसके केस में, बेंजीन के केस में भी तो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है ना, जो कि कहाँ मौजूद होंगे, यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे मौजूद होंगे ना। अगला जो कमाल है ना, ये इनका है। देखें ज़रा, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने ये करना है कि अब ये फिगर मैंने बना दी है, अब दूसरा डबल बॉन्ड शो करने के लिए ज़रा फिगर मुख्तलिफ बनानी पड़ेगी। देखें, मिसाल के तौर पे मैं बेंजीन को यू बना के दिखा देता हूँ अब आपको। लें जी, ये अभी भी तो बेंजीन ही है ना, यानी 6 कार्बन टेढ़ी मेढ़ी बेंजीन बन गई है। ये देखें ऐसे, ये अभी भी तो बेंजीन ही है ना, 6 कार्बन बन गई। अब सिर्फ मैं चूंकि अब आपको pz ऑर्बिटल दिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने वो रेज कर दी। उसी के ऊपर बनाता तो मजीद रश पड़ जाना था, वहाँ पर समझ आने में मसला होना था। अब ये देखें, हर कार्बन के ऊपर pz ऑर्बिटल मौजूद है। ये लेंच आ गया, हर कार्बन के ऊपर आ गया। अब ये क्या करते हैं, ये आपस में ओवरलैपिंग करते हैं। देखिए अब मैं क्या करने लगा हूँ, ये आपस में ओवरलैपिंग करते हैं। ये इसी तरह, इसी तरह ये इसके साथ नीचे वाला लोब, इसी तरह ये नीचे वाला लोब इसके साथ, इसी तरह ये नीचे वाला लोब इसके साथ। अब ये क्या बने, बेसिकली ये बने हैं पाई बॉन्ड। अब अगर सादा तरीके से बनाऊं तो मैं ये शो कर सकता हूँ। ये हो गया था सिग्मा फ्रेमवर्क, हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए। ये आगे इसके डबल बॉन्ड, कितने डबल बॉन्ड बने हैं, टोटल 3 डबल बॉन्ड बने। समझ आ गई बात। अच्छा, अब एक और बात देखें ज़रा। सम टाइम क्या होता है कि अभी इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ ना, थोड़ी देर बाद ये क्या कर सकता है, ये अपने डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर सकता है। ये डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं आपस में, और ये इधर भी डबल बॉन्ड बना सकता है। बात ज़रा ध्यान से समझिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि कार्बन चूँकि इस तरह आल्टरनेट डबल बॉन्ड मौजूद हैं, तो ये रेजोनेंस शो कर सकते हैं। ये देखिए, पहले डबल बॉन्ड यहाँ था, अब अगले ही लम्हे डबल बॉन्ड इनके दरमियान हो सकता है, और इनके दरमियान हो सकता है, और इसी तरह इनके दरमियान शिफ्ट हो सकता है। इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से बेंजीन के ऊपर एक कंटिन्यूस क्लाउड बन जाता है, एक कंटिन्यूस क्लाउड बन जाता है। अगर आप पेज नंबर 175 का लास्ट फिगर देखो तो आपको वो क्लाउड नज़र आएगा। देखें, और आपने भी ये क्लाउड यूं करके बना लेना। कैसे, ये थी जनाब बेंजीन, ऐसे। अब क्या होगा, इसके ऊपर भी यूं ऐसे पूरा क्लाउड बन जाएगा, और नीचे भी यूं पूरा क्लाउड बन जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बन जाएगा। एक बेंजीन के लिए पूरी एक शीट तैयार होगी, बेंजीन को पूरा कवर किया हुआ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ने, ऊपर से भी नीचे से भी। जो बाकी कार्बन और हाइड्रोजन सारे हैं वो एक प्लेन में है। देखें ज़रा मेरे हाथ की तरफ देखें, वो जो कार्बन थे 6 के 6 कार्बन वो यू थे एक प्लेन में। ये एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन, 6ठा कार्बन, एक प्लेन में। देखो मेरे हाथ की तरफ से एक प्लेन में, और उसी प्लेन में हाइड्रोजन भी थे। यहाँ से हाइड्रोजन आगे, ये हाइड्रोजन आगे, ये हाइड्रोजन आगे, ये हाइड्रोजन आगे, ये आगे, ये आगे। अब जो पाई बॉन्ड कहाँ मौजूद हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं, ये ऊपर। इसी तरह यहाँ पे
समझ आई बात की। बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, वो एक प्लेन बन गया, ऐसे प्लेन एक प्लेन में नजर आएगा आपको, जैसे एक पेपर आता है, वो आपको यूं नजर नहीं आएगा, वो आपको यूं एक ऐसे पेपर में नजर आएगा, एक प्लेन में। जब वो प्लेन एक यूं बन गया, अब जो पाई बॉन्ड्स हैं 2p-z ऑर्बिटल हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो चूंकि ओवर द प्लेन और अंडर द प्लेन ओवरलैपिंग हो रही है, तो वो यहां पे घूम रहे हैं, ये चीज बनाई है, ये यहां पे। समझ आ गई बात की। चले नेक्स्ट है जनाब, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन की बात करते हैं। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है कि बेंजीन इतना ज़्यादा स्टेबल क्यों है। बेंजीन यूजुअली रिएक्ट नहीं करता, आसानी से रिएक्ट नहीं करता बेंजीन। इसके ऊपर रिएक्शन करवाना, इसके ऊपर अटैक करवाना, और ख़ास तौर पे अगर बेंजीन के ऊपर अटैक करना हो किसी और चीज़ ने, तो फिर बेंजीन बड़ा रेजिस्ट करता है उसको। हम आगे जाके देखेंगे इस चीज़ को। तो यूजुअली ये अल्केन्स टाइप प्रॉपर्टी रखता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन इतनी ज़्यादा क्यों है? बेसिकली दैट इज़ ड्यू टू दिस कार्बन शील्ड, ये जो कार्बन शील्ड बनती है। आइए इसके ऊपर बात करते हैं तफसील से। अब स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। अच्छा, इस बात को समझने के लिए ना हम एक हाइपोथेटिकल हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या आपने अभी देखा है कि ये है बेंजीन और इसमें है 3 डबल बॉन्ड। क्या इसका नाम 1,3,5 हेक्सा साइक्लोहेक्सा ट्राईइन रखा जा सकता है? ठहरें, इसको मैं रेज करके लिख देता हूँ। क्या इसका नाम ये रखा जा सकता है? 1,3,5 साइक्लोहेक्सा ट्राईइन क्यों नहीं रखा जा सकता? देखें जरा, 6 कार्बन, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, जहां से मर्जी काउंटिंग स्टार्ट कर दें, मिसाल के तौर पे यहां से कर दें तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे 1 3 5 साइक्लोहेक्सा ट्राईइन। ट्राईइन मतलब 3 इन लगे हुए, 3 डबल बॉन्ड लगे। अगर एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड 1,3,5 हेक्सा साइक्लोट्राईइन को नोटिस किया जाए तो हम ये देखना चाहेंगे कि इसमें और बेंजीन में क्या फ़र्क है। आए जरा, बात अभी क्लियर हो जाती है, अगर कोई कन्फ्यूजन ना अभी क्लियर हो जाती है। ये देखें, 3 डबल बॉन्ड है ना, तो एक डबल बॉन्ड अगर हो किसी साइक्लोहेक्सीन में, अब बात सुने जरा गौर से, ये एक साइकिल है और इसके अंदर एक डबल बॉन्ड है, मैंने इसका नाम रखा है साइक्लोहेक्सीन। जब मैं इसकी हाइड्रोजनेशन करवाता हूँ ना, तो जब इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड होती है और ये साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट होता है, साइक्लोहेक्सेन में जब ये कन्वर्ट होता है तो ये 191.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी एमिट करता है। यहाँ पे ऑब्वियसली आप कैटलिस्ट वगैरह प्लाटिनम प्लेडियम जो भी चाहिए होगा वो कैटलिस्ट आप डाल देंगे यहाँ पे। एक मिनट, सॉरी बेटा, मैंने ये 191 लिख दिया, ये 119, ये 119.5 किलो जूल पर मोल अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट करता है। मीन्स मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर एक साइक्लिक कंपाउंड है सिंपल और उसके अंदर एक डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन आ गई ना, तो हाइड्रोजन ऐड करूंगा तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई, कितनी हुई? वो हुई 119.5। बात समझ आई? अच्छा, ये थी एक डबल बॉन्ड के लिए। मिसाल के तौर पे यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड हो, मिसाल के तौर पे यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड हो, तो अब क्या होना चाहिए? लॉजिकली देखा जाए तो असूलन जब एक डबल बॉन्ड था तो उसके लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी ये थी, तो जब 2 डबल बॉन्ड होंगे तो इसकी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो आपको कहना चाहिए कि 2 इंटू कितना हो जाएगा, -119.5, तो ये आ जाएगा करीब 138.5 के करीब, या 138 पूरा बन जाएगा किलो जूल पर मोल। लें जी, होना तो ये चाहिए ना, थ्योरेटिकली देखा जाए तो सिंपली यही बात हो रही है। 119.5 को आप डबल कर लो, यानी 139 हो जाएगा, 139.5
139 किलो जूल पर मोल। हमने सोचा कि अब हम इसको प्रैक्टिकली भी देखते हैं। जब हमने प्रैक्टिकली करके देखा तो हमारे पास जो वैल्यू आई 239, जो वैल्यू आई यानी कि ऑब्जर्व वैल्यू जो आई वो आई कोई 231.5 किलो जूल पर मोल। यानी वी वर एक्सपेक्टिंग, अब मैं बात दोबारा दोहराता हूँ, जब एक डबल बॉन्ड था मैंने उसकी हाइड्रोजनेशन करवाई, उसमें हाइड्रोजन ऐड किया तो मेरी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई वो 119.5 किलो जूल पर मोल हुई, 119.5। एक से इतनी हुई तो दो से इसका डबल हो जाना चाहिए। लॉजिकली देखा तो मल्टीप्लाई करें दो से, यानी थ्योरेटिकली देखें तो इट शुड बी 239 किलो जूल पर मोल। तो जब हमने इसकी ऑब्जर्व किया, जब प्रैक्टिकली करके देखा, वी गॉट 231.5। फेयर इनफ, करीब है, मतलब कितना सा फ़र्क है, 7-8 का फ़र्क है, तो ओके ठीक है, यानी इसके करीब करीब आ गई बात। अब मेरा पॉइंट समझे ज़रा, अगर जनाबे आली यहाँ पे हो 3 डबल बॉन्ड लें जी, तो अब क्या होना चाहिए? अब इसको होना चाहिए 3 इंटू 119.5 किलो जूल पर मोल, और इसको आना चाहिए कितना, करीब 258.5 किलो जूल पर मोल के करीब। इतना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। वैल्यू मैंने गलत तो नहीं की, 258 सॉरी 358, 3 हो जाए ना, 3 से मल्टीप्लाई होगा सीधा सीधा, 358.5 किलो जूल पर मोल आना चाहिए, होना चाहिए ना इतना। सिंगल बाउंड के लिए था 119.5, डबल के लिए उसका डबल हो गया, ट्रिपल के लिए उसका ट्रिपल हो जाना चाहिए। लेकिन जब हमने इसकी ऑब्जर्वेंस की, ये और ये सेम चीज़ है, जब इसकी हमने ऑब्जर्व किया तो हमें जो मिली इसकी वैल्यू, दैट वाज ओनली -208 किलो जूल पर मोल, वेरी लेस देन द एक्सपेक्टेड, very less than the expected. We were expecting it to be around 358 किलोजूल पर मोल। हमने ये देखा था कि जब 3 डबल बॉन्ड हो जाएंगे तो उसको 3 गुना हो जाना चाहिए, बट एक्चुअली प्रैक्टिकली जब हमें मिली दैट वाज ओनली 208 किलोजूल पर मोल। इससे ये साबित होता है कि बेंजीन के अंदर कुछ और इफेक्ट भी मौजूद है। साइक्लोहेक्साट्राईन की जब मैंने बात की थी तो वो साइक्लोहेक्साट्राईन बेसिकली बेंजीन का स्ट्रक्चर बनता है ना ये, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई और इफेक्ट भी मौजूद है जो इसकी स्टेबिलिटी को, इसकी अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज होने में फ़र्क डाल रहा है। ये इसकी फ़र्क, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है उसका रेजोनेंस इफेक्ट। यहां पे लिख देता हूं, उसका इफेक्ट क्या है, वो रेजोनेंस इफेक्ट। ये वजह है जिसकी वजह से बेंजीन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्टेबल, बेंजीन ज़्यादा स्टेबल है देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू। जब हम ये बात कर रहे थे कि 3 डबल बॉन्ड है तो सिंपल 3 डबल बॉन्ड, बेंजीन में भी 3 डबल बॉन्ड है ना अल्टरनेट, तो ठीक है, इट शुड हैव अ वैल्यू लाइक 358, करीब आ जाए, चलें थोड़ा सा कम हो जाए इसे, लेकिन इट्स अ बिग डिफरेंस कि आनी चाहिए 350 के करीब और आ रही है 208। तो इट मीन्स कि मॉलिक्यूल इज एक्स्ट्रा स्टेबल एंड दैट स्टेबिलिटी इज डिफाइंड एज उसके रेजोनेंस इफेक्ट, कि ये उसके रेजोनेंस इफेक्ट क्या है। अब रेजोनेंस इफेक्ट है क्या, अब इसकी तरफ आए ज़रा। रेजोनेंस इफेक्ट ये है, ये जो अभी मैंने पीछे बात की थी, ये जब ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रहे थे, रेजोनेंस इफेक्ट का मतलब ये है कि डबल बॉन्ड 3 है ना, 1, 2 और 3, तो इट डज नॉट मीन्स कि ये डबल बॉन्ड यहीं पे फिक्स है। एक्चुअली ये डबल बॉन्ड मूव करते रहते हैं। अभी आपने देखा इनको यहाँ, थोड़ी देर बाद ये डबल बॉन्ड इधर आया होगा, थोड़ी देर बाद ये डबल बॉन्ड इधर आया होगा, थोड़ी देर बाद ये वाला इधर आया होगा। सो व्हाट यू विल गेट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, फर्क आ गया। समझ आ गई बात की? ये है इसका रेजोनेंस इफेक्ट।
जिसकी वजह से बेंजीन इज एक्स्ट्रा स्टेबल। पेज नंबर 171 का जो ऊपर का ग्राफ बना हुआ है वो भी बिल्कुल सिंपली यही है। ये देखें ना, 3 चीज़ें उस ग्राफ में उसने बनाई और सेम टू सेम वही चीज़ जो अभी इक्वेशंस में लिखी थी ना, उसी चीज़ को यहाँ पे उठा के लिख दिया ग्राफ में। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। अब देखें यहाँ पे क्या आना है, सबसे पहले आपने कहा कि जी जब एक डबल बॉन्ड है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी है, 119.5 किलो जूल पर मोल नेगेटिव। लें जी, जब 2 है तो इट शुड बी कितनी, 1 2 इट शुड बी होना कितने चाहिए था, 239 के करीब। तो चलें ठीक है, फेयर इनफ कि हमें 231 किलो जूल पर मोल मिल गई, नेगेटिव 231। अच्छा, तीसरे के लिए होनी क्या चाहिए थी, यानी कि एक्सपेक्टेड, अब मैं इसको डॉटेड से शो करता हूँ। तीसरे के लिए होना ये चाहिए था कि इसकी वैल्यू होती कोई 358 के करीब, लेकिन ये वाली नहीं हुई। बेंजीन की जो हमें एक्चुअल मिली वो इवन डबल बॉन्ड से भी कम पे मिली, और वो हमें मिली 208 किलो जूल पर मोल। क्लियर होगी बात। और होनी क्या चाहिए थी असूलन, इसके मुताबिक, इसी बात के मुताबिक अगर हम चलते रहते तो यहाँ होना चाहिए था कि 358 के करीब। क्लियर, ये इसमें यही बनी हुई चीज़ बस, और इसमें कोई परेशानी नहीं। अच्छा जी, नेक्स्ट इस टेबल के जो नीचे वाला एरिया है इसको ज़रा रीड कर लेंगे। इसमें आपने रेजोनेंस इफेक्ट का वही बता दिया है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जी बेंजीन जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल क्यों है, उसके रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से। मींस इसका मतलब ये है, रेजोनेंस इफेक्ट का मतलब ये है कि इट्स डबल बॉन्ड इज डी लोकलाइज्ड। अब मैं देखें एक वर्ड और इस्तेमाल कर रहा हूँ नया, डी लोकलाइज्ड। डी लोकलाइज्ड का क्या मतलब है कि लोकल, जैसे आप कहते हैं ना कि जी मैं यहाँ का लोकल हूँ, मैं पाकिस्तान का लोकल हूँ, मीन्स मैं यहाँ का मुकामी हूँ। यहाँ पे अगर कोई बंदा बाहर से आया हो तो हम उसको फिर लोकल नहीं कहते, हम उसको कहते हैं कि जी ये बाहर से बंदा मूव करे, ये फॉरेनर है, ऐसे कहते हैं ना। लोकलाइज्ड का मतलब है कि डबल बॉन्ड एक जगह पे मौजूद हो फिर वहीं पे मौजूद रहे, लोकलाइज्ड। बेंजीन के केस में डबल बॉन्ड इज नॉट लोकलाइज्ड, डबल बॉन्ड इज डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड का मतलब इट इज नॉट फिक्स्ड ऑन अ सिंगल पोजीशन, इट इज मूविंग। और इसीलिए हम इसका बार बार स्ट्रक्चर ये बनाते हैं। ये देखें जरा, ये देखें, अभी मैंने इसका स्ट्रक्चर यहां बनाया तो थोड़ी देर बाद ही ये डबल बॉन्ड यहां से यहां आ जाता है, ये यहां आ जाता है, ये वाला यहां आ जाता है। तो द स्ट्रक्चर इज शिफ्टेड फ्रॉम दिस वे टू दिस वे। डीलोकलाइज्ड डबल बॉन्ड, डीलोकलाइज्ड डबल बॉन्ड। अब याद करें, मैंने आपको एक बात कही थी कि हम बेंजीन के दरमियान में जो साइकिल बनाते हैं वो साइकिल बेसिकली इसीलिए बनाते हैं कि भाई मैं अगर डबल बॉन्ड यहाँ शो करूँगा तो इट विल मीन के डबल बॉन्ड यहाँ है, मैं अगर डबल बॉन्ड यहाँ शो करूँगा इट विल मीन के डबल बॉन्ड यहाँ है। तो हमें तो पता ही नहीं है कहाँ है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता है इमीडिएटली, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। इसलिए हम दरमियान में इसके साइकिल बनाते हैं कि मीन्स द डबल बॉन्ड इज डीलोकलाइज्ड ऑन ऑल ऑफ द रिंग, पूरे रिंग के, बेंजीन रिंग के ऊपर जो डबल बॉन्ड है दैट इज डीलोकलाइज्ड। क्लियर होगी जी बात। चल यहाँ तक रखें। आज हमने क्या पढ़ा बेसिकली, आज हमने जो एक्सरे स्टडीज़ थी, शॉर्ट क्वेश्चन उसको जेन में रख लीजिएगा, ऑब्जेक्शन टू के कूल स्ट्रक्चर थे उनको जेन में रख लीजिएगा शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। फिर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी, उसमें देखा कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, जो सिग्मा फ्रेमवर्क है वो पूरे का पूरा प्लेन है, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन ऑल आर प्रेजेंट इन वन प्लेन। अब प्लेन में एक मौजूद है लेकिन जो ऊपर 2p z ऑर्बिटल है दैट इज ऑन द प्लेन, ओवर द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, वो उसके ऊपर एक शीट बना रहा है। तो इसी स्टेबिलिटी को फिर हमने इस तरह से डिफाइन किया कि देखिए कि अगर सिंगल बॉन्ड होता, हाइड्रोजन ऐड उसमें करते तो इट शुड एमिट दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, 119.5 किलो जूल पर मोल। अच्छा डबल हो जाए तो 2 होते तो क्या होता, इट शुड बी अराउंड 238.5 या 239, मल्टीप्लाई करना सीधा सीधा। तो जब हमने देखा तो हमें मिली 231 के करीब, फेयर इनफ, करीब करीब है।
अब तीसरी की जब आप करते हैं तो तीसरे का इसकी वैल्यू होनी चाहिए थी करीब 258 किलो जूल पर मोल, लेकिन आई कितनी, वो आई सारी 208 किलो जूल पर मोल, टू लेस, बहुत कम थी। इस बात को, इस स्टेबिलिटी को फिर हम एक्स्ट्रा डिफाइन करते हैं कि ये क्यों ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी है। दैट स्टेबिलिटी इज ड्यू टू डी लोकलाइजेशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड द रेजोनेंस इफेक्ट। क्लियर होगी जी बात। चल यहाँ तक इसको रखें, पेज नंबर 171 तक इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में रेजोनेंस मेथड, और आपके सामने जिक्र मैंने किया था एक दफ़ा दीवार स्ट्रक्चर का, तो कैक्यूल स्ट्रक्चर, दीवार स्ट्रक्चर, इनको थोड़ा सा टच करेंगे और इंशाल्लाह ताला फिर फर्दर चलेंगे। अच्छे तरीके से याद करें इसको, लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये लोग लॉन्ग क्वेश्चन आ जाया करते हैं दोनों, और अपना ख्याल रखें। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। गुड लक।